Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 19 अगस्त 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गैबोन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज ग्रीस्ड लाइटनिंग 10, यानी जो GL10 है ये उस समय न्यूज़ में होगा, तो पूछ लिया गया कि GL10 क्या है। ऑप्शन ए बोलता है इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, ऑप्शन बी सोलर पावर्ड 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय जापान, ऑप्शन सी स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय चाइना, या फिर ऑप्शन डी रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन बाय इसरो। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ में, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो कल आप लोगों ने इस न्यूज़ को ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, पूरे दुनिया भर में इस न्यूज़ की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई है। व्लादिमीर पुतिन का एक ऑफ़र है रशिया के अंदर, वो यह है कि रशियन कोई भी वेमेन है वो अगर 10 बच्चे को जन्म देती हैं तो उनको 13 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, साथ ही साथ में मदर हीरोइन का टाइटल भी दिया जाएगा। तो ये क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्या है रीज़न, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है कि मदर हीरोइन का टाइटल दिया जाएगा और 13 लाख रुपए दिए जाएंगे उस रशियन वेमेन को जो कि 10 बच्चों को जन्म देती हैं। ऑब्वियस ही बात है, अब ये चीज़ देखते हुए पता ये चलता है कि रशिया जो है वो अपनी पॉपुलेशन को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने इस चीज़ को एंकरेज किया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है 10 बच्चों वाला, ये कॉन्सेप्ट व्लादिमीर पुतिन का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जोसेफ स्टालिन बहुत पहले लेकर आ गए थे। ये बात है 1944 की, ध्यान रखना 1944 की यहाँ पर ये बात है। हुआ क्या था उस समय, रशिया जो है बुरी तरह से सफ़र कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 से। अब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई और पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी थी। और ये बात मैं कब की कर रहा हूँ, 1944 की। और 1944 में उस समय रशिया हुआ ही नहीं करता था, तो क्या था उस समय पर वो USSR था, यानी सोवियत यूनियन था। क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन टूटता है, फिर उसमें से यहाँ पर 15 कंट्रीज़ अलग अलग निकलती हैं, ये आपको पता होगा। एक रशिया अलग से निकल जाता है, मतलब उसी रशिया में से ये सारे देश निकल जाते हैं। तो जैसे सोवियत यूनियन टूटेगा उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है 10 बच्चों वाला, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर उसी के साथ में चला जाता है, उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ पर कल ही व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही स्टेटमेंट दिया है, जैसे ही ये ऑफ़र दिया है, तो इसके बाद आप कह सकते हो जो अवार्ड है इसको वापस से रिवाइव करवा दिया गया है व्लादिमीर पुतिन के थ्रू। तो यहाँ पर ये इस वाले अवार्ड को मदर टाइटल, यानी जो मदर हीरोइन का टाइटल दिया जा रहा है, उस अवार्ड को ये वापस से लेकर आ चुके हैं। अगर कोई महिला 10 बच्चों को जन्म देती है तो यहाँ पर उनको 13 लाख रुपए और मदर हीरोइन का टाइटल भी दिया जाएगा। 10 बच्चे या 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये पेमेंट कैसे होने वाला है इसको देखो। तो जो रशियन मदर्स है हु गेव बर्थ 10 और मोर चिल्ड्रन, यानी ऐसी विमेन जो कि 10 या 10 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रही हैं, उनको वन टाइम पेमेंट दिया जाएगा 1 मिलियन रूबल्स का। 1 मिलियन रूबल अगर हम लोग इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग ये 13 लाख रुपीज़ के आसपास काउंट हो जाएगा। अब ये पैसा कब दिया जाएगा, जब 10वां बच्चा हो जाएगा और 10वां बच्चा 1 साल का हो जाता है, व्हेन देयर 10th चिल्ड्रन टर्न्स 1। और पैसा तभी मिलेगा जब 10 बच्चा 1 साल का हो गया, ठीक बात है, लेकिन बाकी के जो 9 बच्चे हैं वो यहाँ पर जीवित होने चाहिए।
और उसके बाद में मतलब जीवित होनी चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ऐसा ना हो कहीं मतलब टेररिज्म या किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मारा गया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर वैसे जीवित ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको यहाँ पर आसान से शब्दों में बता दिया है। अब हुआ क्या, करेंट टाइम पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है रशिया की अपने लैंड मास के हिसाब से। उसकी वजह से रशिया चाहता है कि हमारी जो है पॉपुलेशन वो भी इंक्रीज़ हो, क्योंकि करेंट टाइम पे हमने देखा यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया और इन फ्यूचर आने वाले टाइम पर और भी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करने की पूरी प्लानिंग है रशिया की। तो इसी की वजह से ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ पर जब सोल्जर्स चाहिए होंगे तो उसके अंदर कंट्री के लोगों की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो जो पॉपुलेशन बढ़ती हुई नज़र आएगी, इसका डायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पर रशिया को मिलने वाला है, ऐसा मानना है व्लादिमीर पुतिन का। फिर एक बात और बताना चाहूँगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे 13 लाख रुपए ये कुछ कम नहीं है, मतलब 10 बच्चों को जन्म देते देते 10 साल लग जाएंगे। और 10 साल लगने का मतलब है यानी एक बच्चे को जन्म देते देते ही यहाँ पर 80,000 से लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है डिलीवरी के टाइम पर। तो ये 13 लाख रुपए तो फिर उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुए। देखो 13 लाख रुपए ये वन टाइम पेमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि रशिया के अंदर जो भी स्कीम चल रही हैं उसके अंदर छूट और भी बहुत सारी जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो दिए जा रहे हैं। मंथली बेसिस पर भी यहाँ पर पेमेंट वगैरह मिलेगा, तो वो अलग से बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है। ठीक है ना? तो इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रख लेना। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहीं पर बोल देता हूँ, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट रहता है 5K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवा सकते हो, और जैसा आप लोगों ने पहले किया भी है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। यह है आईडी दीपक यादव एजुकेशन। जैसे इंस्टाग्राम पे जाके टाइप करोगे आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो आज के द हिंदू पर ना एक पेज है जो पेज नंबर 4 है, यहाँ पर आप देखोगे पूरा का पूरा एक आर्टिकल दिया गया है चाइनीज़ मांझा को लेकर। चाइनीज़ मांझा कितना खतरनाक हो सकता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमने देखा कि चाइनीज़ मांझा जो एक तरीके से जो प्लास्टिक वाला मांझा होता है, इससे बहुत सारे लोगों की जान तो जाती है। हर साल ऐसे कई इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जानवरों की बहुत सारी जान जाती है। जानवरों का जो जान गई है अब की बार, जो बर्ड्स की जान गई है उसका रिकॉर्ड तो टूट गया है। सबसे ज़्यादा अब की बार बर्ड्स की जान जाती हुई नजर आई है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग तारीखों पर बहुत सारे लोगों की यानी कि ह्यूमन बींग्स की भी जान गई है इस मांझे की वजह से, ऐसा यहाँ पर एक डेटा में दिया गया। तो एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर IPC का सेक्शन 188 क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि पिछले 25 दिनों के अंदर ये मांझे की वजह से लगभग 4 लोगों की जान जा चुकी है। और वो कैसे गई, उनका गला रेत गया, उस मंजे से उनका गला कट गया। तो ये एक तो 14 अगस्त का इंसिडेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे 26 साल के ओल्ड बिजनेसमैन थे, इनकी जान चली जाती है इस चाइनीज़ मांझा की वजह से। इनके गले पे से वो मंजा रेंद जाता है। फिर उसके बाद में 11 अगस्त की बात है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की जान चली जाती है। फिर यहाँ पे 7 अगस्त की बात है, 32 साल के जो जोमेटो फूड डिलीवरी मैन थे उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। उनका भी गला यहाँ पर इसी तरीके से कट गया। देन यहाँ पर 27 जुलाई की बात की जा रही है। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं कि इस चाइनीज़ मांझा की वजह से जो थ्रोट है वो कट हुआ है। और ये जो पूरा डेटा दिया गया है ना, ये आप लोग देखोगे ये पिछले 25 दिनों का है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नीचे ये देख पा रहे होंगे, मैं एक सेकंड हाईलाइट कर देता हूँ इस वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे बोला गया 16 अगस्त 2021 से अब की बार 15 अगस्त 2022 यानी इस एक साल के अंदर लगभग 17,535 जो रील्स हैं चाइनीज़ मांझा की वो जब्त कर ली गई हैं, सीज कर ली गई हैं। इतनी खतरनाक हैं। और इसी केस में या जो नहीं माना है, जो इसका व्यापार कर रहा है, लगभग 327 केस फाइल करे गए हैं और 326 पर्सन जो हैं उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये मांझा ऑलरेडी बैंड है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इस मांझे को बेचा गया है। अब जितने भी लोग यहाँ पर अरेस्ट करे गए उनको बुक किया गया IPC के सेक्शन 188 के अंदर। अब यहाँ पर IPC के अंदर जो सेक्शन 188 है ये बात करता है कि जो पनिशमेंट है ये बेसिकली यहाँ पर 6 महीने की जेल हो सकती है। और 6 महीने की जेल के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ़ाइन जो है वो 1,000 तक का हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को इस सेक्शन के तहत अरेस्ट किया जाता है तो। साथ ही साथ में जो सेक्शन 5 है ये तो मैंने आपको बताया IPC का सेक्शन 188। दूसरा हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 5, ये भी यहाँ पर पनिशमेंट देता है 5 साल की जेल और साथ ही साथ में 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी सारी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ भी आए तो आप इस इंसिडेंसेस के बारे में बता सकते हो।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर आने से पहले हैप्पी जन्माष्टमी सभी लोगों को। देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2, जीएस पेपर नंबर 3 से भी रिलेट कर पाओगे। जीएस पेपर नंबर 4 के अंदर एथिक्स के अंदर भी हेल्प करेगा। कैसे करेगा आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपने सुना होगा एंडोसल्फान ट्रेजेडी के बारे में। ये एंडोसल्फान वाला मामला क्या था हम लोग समझेंगे इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर रिसेंटली एक ऑर्डर दिया है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो केरला के अंदर एंडोसल्फान विक्टिम्स हैं, यानी एंडोसल्फान की वजह से जिन भी लोगों की जान गई है या जो भी लोग यहाँ पर डिसेबल हो गए हैं, उन सभी लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ केरला सरकार दे रही है या नहीं दे रही है, इस चीज़ को लेकर इंस्पेक्शन किया जाए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में यानी कल के दिन ही जो कसारकोट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है केरला के अंदर, इनसे बोला कि आप इंस्पेक्शन करो, फटाफट पता लगाओ कि जो भी एंडोसल्फान के विक्टिम्स हैं, एंडोसल्फान की वजह से जो भी लोग परेशान हुए हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ केरला सरकार ने दी है या नहीं दी है। तो ये बेसिकली पूरा मुद्दा है। ये तो मैंने आपको करंट इशू समझाया। अब इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया है। बैकग्राउंड यहाँ पर यह है कि केरला के अंदर एक टाइम पर एंडोसल्फान का इस्तेमाल किया गया था फसलों के अंदर, और उसका इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे लोगों की जान चली जाती है, लोग डिसेबल हो जाते हैं, आँख चली जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये एंडोसल्फान है क्या, इसको समझते हैं। फसलों में इसका यूज़ क्यों किया गया। एक टाइम पर इसका यूज़ किया जाता था फसलों के अंदर, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पता है इसको बैन कर दिया था कि इसका यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। अब एक एक करके सारे पॉइंट बिल्कुल टाइमलाइन के साथ में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी आर्टिकल रिलेट हो पाएगा। एंडोसल्फान पहली चीज़ है क्या। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनो क्लोराइन इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड से आप लोग समझ गए होंगे। होता क्या है, जब भी हम लोग कोई भी क्रॉप, कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें कीड़े लगने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इस कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। तो एंडोसल्फान सबसे पहली बार लाया गया था 1950 में। इसको हम लोग इसके नाम से नहीं जानते, मतलब एंडोसल्फान के नाम से देखो पता है, लेकिन जो व्यापार होता है ना इस एंडोसल्फान का, वो व्यापार होता है थियोडन के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है थियोडन क्या है, तो ध्यान रखना वो एंडोसल्फान ही है। जो व्यापार होता है इसका वो थियोडन के नाम से होता है। अब एंडोसल्फान का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। देखो जब 1950s में ना इसको लॉन्च किया गया था, तो इसका यूज़ जो है बोला गया क्रॉप्स के अंदर, यानी फसलों के अंदर कीड़ों को मारने के लिए किया जाएगा। जैसे कि कौन कौन सी फसल हो गई, कॉटन की फसल हो गई, कैश्यू की फसल हो गई, फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको, इन सब चीज़ों की फसल हो गई। यहाँ पे पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है, यानी कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है, जैसे वाइट फ्लाई, बीटल्स, वॉर्म्स, इन सबको ये कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए एंडोसल्फान का यूज़ किया जाता था। लेकिन कुछ टाइम पर यूज़ करने के बाद पता ये चलता है कि इसका तो बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, बहुत ही भयानक इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो एंडोसल्फान है ना, ये फसलों के माध्यम से हमारी फूड चेन में एंटर हो जाएगा। और हमारा मतलब कि फूड चेन में एंटर होने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे खाने में पहुँच जाएगा, और उसके बाद ये ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि एंडोसल्फान अगर किसी ह्यूमन बींग से कांटेक्ट में आता है, इसके अंदर चले जाता है किसी ह्यूमन बींग के अंदर, तो उसको फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस हैं, डिसेबल होने के चांसेस हैं, कैंसर होने के चांसेस हैं, बर्थ डिसऑर्डर होने के चांसेस है, ब्रेन को डैमेज हो जाता है, नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो एंडोसल्फान का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है कि ब्रेन को भी डैमेज कर देता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉब्लम निकलती हुई आई, यानी फसलों के अंदर इस्तेमाल हुआ। अब फसलों के अंदर इस्तेमाल हुआ तो ये फूड चेन के अंदर एंटर हो गया, और अगर किसी बॉडी के अंदर ये एंडोसल्फान जाता है तो उससे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं। और इसी कारण की वजह से एंडोसल्फान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था 2015 में ही, कि इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, न केवल हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, साथ ही साथ में ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी। इस वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल, यूज़, एक्सपोर्ट सभी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया गया पूरे देश भर में। क्लियर हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो क्राइसिस है ना एंडोसल्फान वाला, वो केरला में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। इस वाले पिक्चर को देखो आप। मैं आपको बता दूं कि केरला के अंदर ना एक टाइम पर इस एंडोसल्फान का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से केरला के अंदर ये कुछ बच्चे और कुछ लोग पूरी तरह से सफ़र किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। ये केरला का जो कसारकोड का डिज़ास्टर है वो क्या था, इसको आप लोग इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे लगभग मिड 70s के आसपास की बात है। केरला के गाँव में यहाँ पर एरियल स्प्रेइंग की गई, यानी कि एंडोसल्फान का छिड़काव कर दिया गया ऊपर से। लगभग 4600 हेक्टेयर की ज़मीन पर इस एंडोसल्फान का छिड़काव किया गया था, जो कैश्यू नट है, काजू की जो फसल है उसके ऊपर।
अब होता क्या है कि जो लोकल पीपल थे, यानी उस फसल के आसपास रहने वाले जो लोग थे, वो यहाँ पर देखने लगे कि बहुत सारी बीमारियाँ अंदर आ रही हैं, हमारी डिफॉर्मिटीज़ आ रही हैं, बच्चा जो पैदा हो रहा है उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये लोगों ने यहाँ पर मतलब इसको देखा, इसको फील किया। फिर बाद में पता चलता है कि हाँ, एंडोसल्फान की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इसके बहुत सारे हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो इस प्रकार से डिफॉर्मिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, यानी कि शेप जो है शरीर का वो बेकार हो जाएगा। तो ये सारे के सारे पिक्चर्स आपको देख पा रहे होंगे, ये एंडोसल्फान से हुए हुए अफेक्टेड बॉडीज़ हैं, ये अफेक्टेड पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये एंडोसल्फान के बारे में सारी बात हो गई, ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली भी इस मुद्दे को उठाया था। क्यों रिसेंटली इसलिए इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जब ये एंडोसल्फान का इस्तेमाल किया गया था केरला के अंदर, तो लगभग इससे 3074 इतने विक्टिम्स हुए थे, यानी कि इतने लोग पीड़ित हुए थे इससे, इतने लोगों को परेशानियां हुई थी, डिसेबल की, कैंसर की, डेथ की, ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आप इन लोगों को कंपनसेशन दे दो, केरला से बोला कि आप कंपनसेशन दो, इनको मुआवजा दो, लेकिन कुछ ही लोगों को सिर्फ कंपनसेशन दिया गया था। तो ये मुद्दा रिसेंटली उठा था, अब ये वापस से चर्चा में आ चुका है। प्लस सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो यहाँ पर हमारे पास ना आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, तो सभी लोगों के पास में जीने का हक है, और इस प्रकार से एंडोसल्फान का यूज़ नहीं किया जाएगा, और जो भी व्यक्ति विक्टिम थे उनको कंपनसेशन देगी केरला सरकार। और अभी रिसेंटली इन्होंने कंपनसेशन दिया नहीं है इतने लंबे समय से भी, तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई हमारा कोई ऑर्डर है क्या, ऑर्डर की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से फटकार भी लगाई थी, कुछ दिन पहले की बात है, ये लगभग मई के महीने की बात है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक चर्चा में रहता ही रहता है। देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता है? ट्राई कलर के बारे में, तिरंगा के बारे में। अभी हमने देखा हर घर तिरंगा कैंपेन चला, और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर तिरंगा को परचेज़ किया, सभी के लोगों के पास में आया, सभी लोगों ने यहाँ पर तिरंगा को लहराया भी। लेकिन अगर कोई तिरंगा ख़राब होता है तो उसको डिस्पोज़ कैसे करना है? उसको डिस्पोज़ करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ट्राई कलर की कैसे केयरिंग करनी है वो यहाँ पर बोला गया। तो इस पर्टिकुलर पिक्चर में सारी बातें हैं, एक एक करके मैं आप लोग को समझा देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इस प्रकार से डिस्पोज कर सकते हो। व्हाट डज द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से अबाउट डिस्पोजिंग सॉइल्ड फ्लैग? यानी मान लो देखो एक फ्लैग है हमारा, अब वो फ्लैग ना एक तरीके से कोई भी कारण हो सकता है कि उसकी वजह से वो फ्लैग ख़राब हुआ, ठीक है, फट गया है या कुछ भी हो गया है, उस फ्लैग के अंदर खराबी आ चुकी है, डैमेज हो चुका है, तो उसको कैसे डिस्पोज करना है वो यहाँ पर बोला गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2.2 व्हेन द फ्लैग इज़ डैमेज, यानी कि जो हमारे पास में फ्लैग को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन जो फ्लैग कोड हैं उसके अंदर सेक्शन 2.2 के अकॉर्डिंग बात करें तो जब फ्लैग डैमेज हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है प्राइवेटली। ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटली उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन कैसे? प्रेफरली बर्निंग बर्न करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन प्राइवेटली। फिर यहाँ पर बोला गया इसी एक्ट के फ्लैग कोड के सेक्शन 3.25 के अकॉर्डिंग बात करें, जो ये डैमेज फ्लैग है ना, उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप डिसरिस्पेक्टफुली यहाँ पर डिस्पोज कर दो, पब्लिकली यहाँ पर बर्न कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, आप प्राइवेटली यहाँ पर उसको बर्न करके डिस्पोज कर सकते हो, ये बोला गया। प्लस यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज डूइंग टू प्रिवेंट फ्लैग्स फ्रॉम मिक्सिंग विद द म्यूनिसिपल वेस्ट? कभी होता है कि बहुत सारा कूड़ा करकट है, उसके अंदर लोग फ्लैग फेंक देते हैं। अब अगर फ्लैग उसके अंदर पाया गया है तो उसका क्या किया जाएगा? तो अगर कोई नेशनल फ्लैग, कोई डैमेज फ्लैग कूड़े वगैरह मिलता है तो उसको सबसे पहली बार डिपॉजिट किया जाएगा जोनल कंट्रोल रूम के अंदर। ध्यान रखना, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली क्या इंसैनिटरी इंस्पेक्टर होगा, उसके माध्यम से यहाँ पर क्या होगा कि इस पूरे फ्लैग को जोनल कंट्रोल रूम के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा। ये जो फ्लैग है फिर उसको एकदम रिस्पेक्टफुली यहाँ पर डिस्पोज करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं हमारे फ्लैग कोड रूल्स के अंदर। अब कोई भी रेसिडेंट है, उनको कोई मदद चाहिए तो उनके लिए यहाँ पर कुछ सुविधा दी गई हैं कि जो लोग हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं जोनल ऑफिस के अंदर में, ठीक है ना, या एमसीडी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में डिटेल्स ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि हम जितना ज़्यादा सही हो सके उस तरीके से यहाँ पर फ्लैग को डिस्पोज करें अगर आपका फ्लैग ख़राब हो गया है तो। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। ये वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, लाइव मिंट का आर्टिकल है। अब यहाँ पर आर्टिकल में क्या बोला गया? स्नेक बाइट यानी कि सांप के काटने की वजह से
हर साल लगभग 58,000 के आसपास लोगों की जान जाती है। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार एक नेशनल एक्शन प्लान की मांग कर रही है। तो यहाँ पर सरकार का एक इनिशिएटिव आ रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्नेक बाइट्स हैं वो इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। सांप के काटने की वजह से सबसे ज़्यादा जान लोगों की भारत में जा रही है और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ पर इस प्रॉब्लम को देखते हुए प्लान कर रही है कि हम लोग एक डेडिकेटेड नेशनल प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। पूरे देश भर में एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जो कि यहाँ पर स्नेक बाइट को रोकने में मदद करेगा प्लस लोगों को बचाने में मदद करेगा। अब ये जो विनोमस स्नेक बाइट है यानी कि जो जहरीला स्नेक बाइट आपको देखने को मिलता है ना, यही एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है जो कि लोगों की जान ले रहा है। अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा जो 20 साल से लेकर 55 साल के लोग हैं इन्हीं की सबसे ज़्यादा जान गई है इस स्नेक बाइट की वजह से जो कि जहरीले सांप है। और गांव के अंदर सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस ये स्नेक बाइट के देखने को मिले हैं। अब रिसेंटली क्या होता है, एक मीटिंग की जाती है। अब उस मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, उसके बाद एग्रीकल्चर, ट्राइबल अफेयर, सेंट्रल जू अथॉरिटी के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं या अलग अलग पर्टिकुलर बॉडी से मिनिस्टर जाते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम लोग एक प्लान प्रिपेयर करेंगे। प्लान के बारे में कोई अभी चर्चा नहीं बताई है लेकिन प्लान प्रिपेयर करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब ICMR के अकॉर्डिंग यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो स्नेक बाइट की वजह से 58,000 डेथ होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, हर साल भारत के अंदर। और बहुत सारे लोग डिसेबल हो जाते हैं, लगभग 2,32,000 2,32,000 जो लोग हैं ना वो हर साल सफ़र करते हैं डिसेबिलिटी से, सिर्फ और सिर्फ सांप के काटने की वजह से। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं सांप की, जिसमें से 60 से ज़्यादा प्रजातियाँ, 60 आप कह सकते हो विनोमस स्नेक हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले सांप आपको देखने को मिलते हैं। विनोमस के अंदर जैसे कि रसल वाइपर आ गया, रिसेंटली चर्चा में था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। इंडियन कोबरा हो गया, कैरेट हो गया, ये 100 स्केल्ड वाइपर हो गया। तो ये अलग अलग जो कोबराज और ये सारे सांप देखने को मिल रहे हैं बहुत जहरीले हैं। कोबरा को लेकर UPSC ने 1995 में क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा जानवर अपना घोंसला खुद बना लेता है ना, आपको याद होगा, सर्च भी कर सकते हो आप। तो बेसिकली स्नेक बाइट अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नज़रअंदाज कर दी जा रही है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में हम लोग एक एक्शन प्लान को लेने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट आया। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अब कुछ डेटा आपको लिखने के लिए भी चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करवाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो स्नेक बाइट है ना, इसको हम लोग स्नेक बाइट एनवेनोमिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आप कह सकते हो वही सांप के काटने से यानी मर जाना, ये यहाँ पर आप कह सकते हो। अगर हम लोग बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है ये एक हाईली नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जिसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, जो कि एक सबसे बड़ा कंसर्न बनकर निकल रहा है। मैंने आपको बताया भारत के अंदर 300 ज़्यादा प्रजातियां हैं सांपों की, जिसमें से 60 के आसपास आपको बहुत ज़्यादा जहरीले सांप देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है, खासकर जो गांव वाले एरियाज़ है वहाँ पर। ये डायरेक्टली वही सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इम्पैक्ट की बात करें, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखो इम्पैक्ट यहाँ पर यह है ना कि दिखना बंद होने लगता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होने लगता है, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इंसान की जान भी चली जाती है। अब मैं आपको दुनिया भर का एक डेटा बताता हूँ। अभी तो आपने इंडिया का डेटा देखा कि इंडिया के अंदर कितने लोगों की जान जा रही है। दुनिया भर का डेटा देखो, दुनिया भर का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग देखें तो पूरे ग्लोबल लेवल पर लगभग 5.4 मिलियन के आसपास जो स्नेक बाइट्स है वो हर साल होती हैं। हर साल यहाँ पर इतने सांप के काटने के इंसिडेंसेस निकल कर आते हैं, जिसमें से यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत सारे लोग डिसेबल हो जाते हैं और लगभग 81,410 के आसपास लोगों की यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है। हर साल जान चली जाती है लोगों की, मतलब 81-82 हज़ार लोगों की जान जा रही है और 1.5-2 लाख लोग जो है बेसिकली डिसेबल हो पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो 80-82 या 90 हज़ार के आसपास अगर लोगों की जान जा रही है, उसमें से सबसे ज़्यादा जान भारत के अंदर जा रही है 58,000 के आसपास। इसी वजह से यहाँ पर इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं ये एक स्टेप उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है कि देखो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट बना है, बेसिकली टॉप स्टेट निकल कर आया है जिसने पब्लिक के अंदर जो स्मोकिंग की जा रही है उस स्मोकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फाइन मारा। तो अगर हम लोग ओवरऑल डेटा देखें तो ये पूरी की पूरी डेटा निकल कर आया है कि कितना कितना फ़ाइन मारा गया है पब्लिक स्मोकिंग के ऊपर।
पूरे इंडिया में अगर हम लोग बात करें साल 2019-20 में इतना था, साल 2020-21 में इतना था, तो अभी हम लोग लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं। तो साल 2021-22 की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ओवरऑल ऑल इंडिया का जो डेटा है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फाइन मतलब सबसे ज़्यादा जो फाइन हुआ है वो लगभग यहाँ पर 4.5 लाख का है। यानी मान लो कोई व्यक्ति पब्लिक में स्मोकिंग कर रहा था, अब उस व्यक्ति के ऊपर ऑब्वियसली बात है फ़ाइन वगैरह चार्ज किया जाएगा। तो ऑल इंडिया लेवल का जो डेटा है साल 2021-22 का, वो बेसिकली यहाँ पर 4.5 लाख के आसपास का फ़ाइन बटोरा गया है पब्लिक स्मोकिंग के ऊपर फ़ाइन मार मार के। और अगर हम लोग ओवरऑल देखें पिछले 3 साल का डेटा, 2019-20 में 5.9 लाख रुपीज़ का फ़ाइन कलेक्ट हुआ था ऑल इंडिया लेवल पर, फिर 2020-21 के अंदर 3.8 लाख का, फिर 2021-22 के अंदर 4.5 लाख का। इन सबको टोटल कर दें तो ये टोटल लगभग बैठता है 4.3 लाख। तो ये जो टोटल डेटा है पिछले 3 सालों के अंदर अगर हम देखें, इन 3 सालों में सबसे ज़्यादा फाइन मारने वाला कौन सा राज्य निकला है, तो इसमें कर्नाटका निकल कर आया है। कर्नाटका ने लगभग 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पर फाइन चार्ज किया है। तो कर्नाटका बेसिकली एक टॉप स्टेट है टू फाइन फॉर स्मोकिंग इन पब्लिक। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर अपने एग्जाम्पल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी सारी जगह पर यूज़ किया जा सकता है। कर्नाटका के बाद पर सेकंड पर आता है केरला, देन हिमाचल प्रदेश, देन उसके बाद में गुजरात, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फाइन चार्ज किया है इस पब्लिक स्मोकिंग के ऊपर। और इसके लिए हमारे पास में एक एक्ट है स्मोकिंग को लेकर, आपको पता होगा टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर एक एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोटपा एक्ट। इसके बारे में चर्चा हुई है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली भी चर्चा में था। ये जो कोटपा एक्ट है क्या है, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को स्मोकिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देने वाला हूं जो कि आप लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि 31 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड नो टोबैको डे को ऑब्जर्व किया। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक दिन ऐसा भी ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पर टोबैको नहीं खाना चाहिए, उसको लेकर एक अवेयरनेस फैलाई जाती है, एक जागरूकता फैलाई जाती है। हालांकि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, वो बात अलग है। अब यहाँ पर इस बार का जो ये वर्ल्ड नो टोबैको डे था ना, इसका थीम क्या था? इसका थीम था प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछ लिया जाता है। WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो टोबैको का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे प्लानिट के ऊपर। ह्यूमन बींग्स तो बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो एनवायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। कितना एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टोबैको जो है इसी का यूज़ हो रहा है, सिगरेट्स के अंदर भी, स्मोकिंग के अंदर भी जो है टोबैको यही स्मोक की जा रही है। तो ये जो टोबैको एडिक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा एडिक्शन है और अगर इसको रोक लिया जाए तो आप कह सकते हो काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है हमारे इस देश में। काफ़ी सारे लोगों को बचाया जा सकता है। हर साल मिलियंस ऑफ पीपल, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, हर साल मिलियंस ऑफ पीपल मतलब दसियों लाख लोगों की जान जाती है सिर्फ और सिर्फ इस तंबाकू के यूज़ की वजह से। इंडिया के अंदर हर साल लगभग यहाँ पे 1.35 मिलियन लोगों की जान जाती है इस तंबाकू को यूज़ करने की वजह से। इसी के साथ में यहाँ पर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और साथ ही साथ में प्रोड्यूसर भी है इस टोबैको का। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली पूछ जाता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। फिर लगभग नियरली 80 लाख जो पीपल हैं, मतलब 80 लाख लोगों की हर साल जान जाती है दुनिया भर में, और इन 80 लाख में से 13-14 लाख लोगों की जान इंडिया में ही जाती है स्पेसिफिकली। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये इस स्मोकिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, उसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी डिजीजेस, वैस्कुलर डिजीजेस, ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और जब यहाँ पर जो स्मोकर्स हैं लगातार बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि वेमेन भी आज के टाइम पर स्मोक कर रही हैं और वेमेन स्मोकर्स लगातार पिछले कुछ टाइम पे इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं। और वेमेन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है, जैसे कि मान लो यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर तो बिल्कुल मना किया जाता है कि स्मोकिंग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। देन आज के टाइम पर जो फीमेल है वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं, जैसे कि कैंसर हो रहा है, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, सर्विक्स, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस टोबैको को यूज़ करने की वजह से। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी इफेक्टिव इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, इफेक्टिव इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो ये स्मोकिंग का प्रोसेस है वो बढ़ता हुआ चलेगा। जो फीमेल है वो यहाँ पर 2025 तक और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, 20% के आसपास हो जाएंगी जो कि यहाँ पे स्मोक कर रही होंगी। तो ये बात होती है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को लेकर डेटा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि टोबैको का, इस तंबाकू का हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बार ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, यानी पोल्यूशन हो रहा है।
लगभग 84 मेगा टन से ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हर साल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस टोबैको की वजह से हो रहा है। अब वो कैसे हुआ तो इसको समझते हैं। तो ये देखो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के साथ साथ यहाँ पे हमने देखा जो सॉइल और वाटर है वो भी काफ़ी गंदा हो रहा है, क्योंकि टोबैको क्या करता है, मिट्टी को गंदा कर देता है, पानी को और ज़्यादा जहरीला बना देता है। माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह यहाँ पर टोबैको का, जैसे सिगरेट हो गया, सिगरेट के अंदर टोबैको ही है। अब सिगरेट पी लो, उसका जो उसका बट है वो यहाँ पर फेंक दिया जाता है, वो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करता है, ठीक है ना। तो ये बोला गया। प्लस टन्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है सिगरेट्स को बनाने के लिए, टन्स ऑफ वाटर। फिर डिफॉरेस्टेशन की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, जो सिगरेट बन रही है कैसे बन रही है, ये यहाँ पर कैसे बन रही है, तो इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि पेड़ वगैरह को खूब काटा जा रहा है। तो लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो अभी काट दिए गए हैं सिगरेट्स को बनाने के लिए, 60 मिलियन से ज़्यादा पेड़। ये यहाँ पे आपको एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमारे पास क्या है डेटा, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट डेटा है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2010 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2 यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, इन 2 एरियाज़ में यहाँ पर क्या हुआ था, थोड़ा सा कम देखने को मिला था, टोबैको का यूज़ जो है वो कम हो रहा था। बट लेकिन ओवरऑल फीमेल के अंदर जो टोबैको का यूज़ है वो लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या। देखो बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं टोबैको को कंजम्पशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। जैसे एक इनिशिएटिव है एनटीसीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बोला मेंस के अंदर इनिशिएटिव पूछे ही जाते हैं, तो इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी, सरकार ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को 2007 में लॉन्च किया था ताकि हम लोग जागरूकता फैला सकें और बता सकें टोबैको कंजम्पशन के कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद में एक एक्ट आता है हमारे पास में कोटपा, जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट। अरे बाप रे, ये यहाँ पर पूरा का पूरा कोटपा की फुल फॉर्म है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कोटपा में है क्या। देखो होता क्या है ना कि आपने देखा होगा कि जो ये टोबैको वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर एडवर्टीजमेंट किया जाता है, सॉरी इनका जो एडवर्टीजमेंट है वो नहीं किया जाता है, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर रोक दिया जाता है। तो बेसिकली यही है, कोटपा के अंदर ये बोला गया कि ये जो टोबैको वाले प्रोडक्ट्स हैं इनका बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, प्लस इनके ऊपर एक वार्निंग लेबल लगाई जाएगी कि यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल ख़तरनाक हैं और इंसान को इसको यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। तो ये बेसिकली आप देख पाओगे कोटपा के अंदर सारी बातें मेंशन की जाती हैं। कोटपा के बारे में मैंने और भी इन्फॉर्मेशन दी है। साल 2003 के अंदर इस एक्ट को लेकर आया गया था। अब जब साल 2003 में आया तो इससे पहले हमारे पास में एक और एक्ट हुआ करता था, वो था सिगरेट्स एक्ट ऑफ 1975। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो सिगरेट स्मोकिंग है वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंजूरियस है। ये बेसिकली यहाँ पर एक वार्निंग लिखने के लिए बोला गया था इस सिगरेट एक्ट 1975 के अंदर। लेकिन यहाँ पर यह आप कह सकते हो ये बोल रहा था कि ये लिख दो प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सिगरेट को कवर किया गया था, नॉन सिगरेट आइटम को नहीं कवर किया गया था। इस वजह से इस वाले एक्ट को हटा दिया गया। इस वाले एक्ट को हटाकर हम लोग लेकर आए अपना कोटपा एक्ट 2003। अब कोटपा एक्ट के अंदर यहाँ पे ये बोला गया कि सिगरेट के साथ साथ जो नॉन सिगरेट आइटम्स हैं, नॉन सिगरेट आइटम्स में एग्जाम्पल सिगार, बीड़ी, चेरूट, पाइप टोबैको, हुक्का, च्युइंग टोबैको, पान मसाला, गुटखा, इन सभी के ऊपर वार्निंग लिखी जाएगी, ये यहाँ पर बोला गया था। सिंपल हो गया। तो सिंपल से बातें समझ में आ रही है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो गैबोन एक देश है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि मैप में जाकर देखना, तो गैबोन ने अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे जो है ये अपना सेलिब्रेट किया है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। गैबों के साथ में हमारे कैसे रिलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो 14 अगस्त को हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, सॉरी 15 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को अपना। फिर उसके बाद में अब जो 17 अगस्त है, 17 अगस्त जो अभी निकली है, 17 अगस्त को गैबोन का इंडिपेंडेंस डे था। तो इस वजह से गैबोन भी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में आया है। अब ये गैबोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्योंकि ये रेलिवेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने गैबोन के साथ में रिलेशंस थोड़े से अच्छे रखे हैं। जब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इंडिया एक मोस्ट स्टेबल अफ्रीकन इकोनॉमिक पार्टनर देखने को मिलेगा, क्योंकि गैबोन एक अफ्रीकन कंट्री है। इंडिया बहुत सारा ट्रेड वगैरह भी करता है। हम लोग गैबोन से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, ओर हो गया, मिनरल फ्यूल्स हो गए, मिनरल ऑयल हो गया, बिटुमिनस सब्सटेंस हो गए, मिनरल वैक्सेस हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग गैबोन से परचेज भी करते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो हमारे रिलेशन जो हैं वो पर्सनली काफ़ी अच्छे हैं। एक एक करके सारे पॉइंट कवर करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को एक लोकेशन दिखा देता हूँ। ये आप लोग देखो, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ
और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जो आपको थोड़ा सा रंग बिरंगी सा नज़र आ रहा है यही है एग्जैक्टली गैबोन। ठीक है ना, इसको जूम कर दूं तो यहाँ पर आपको ये गैबोन देखने को मिलेगा। करना क्या है, आप लोगों को अच्छे से मैप में देखना है और बताना यह है कि इसके आसपास की जो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से इसके बारे में टाइप करना, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं डिटेलिंग्स के ऊपर। इंडिया गैबोन रिलेशन। रिसेंटली यहाँ पर गैबोन ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया 17 अगस्त को, और इस वजह से यहाँ पर भारत ने देखो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, प्लस गैबो के साथ में गैबो का एक जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो ग्रुप है वो इंडिया को विजिट भी किया था। भारत के बिजनेस जो कम्युनिटी इनके साथ में डिस्कशन भी किया था। इंडिया ने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गैबोन को, इस वजह से ये न्यूज़ में था। और इससे पहले भी यहाँ पर ये न्यूज़ में था, आज से 2 महीने पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो ये बेसिकली गैबो को विजिट करते हैं। जो अभी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंज हो चुके हैं क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, तो गैबो को यहाँ पर ये विजिट करते हैं और वहाँ पर जाकर गैबो के साथ में 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन भी करते हैं, MOU को। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर व्यापार वगैरह करा जा रहा है, तो इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो गैबो के साथ में इसको साइन किया ताकि हम लोग इसके साथ में अपने कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें अलग अलग लेवल्स पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया और गैबोन की पार्टनरशिप को देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप। डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप में जब आप लोग देखते हो तो इंडिया और गैबोन दोनों ही यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशंस को एंजॉय करते हैं, दोनों ही आपस में दोस्त आपको देखने को मिल जाएंगे। जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये अफ्रीकन नेशन को विजिट करते हैं मई 2022 में, यानी मई के महीने में वो गैबोन में जाते हैं और वहाँ पर एक मीटिंग वगैरह भी रखते हैं, और मीटिंग रखने के साथ में काफ़ी सारा डिस्कशन भी करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोनों यानी इंडिया और गैबोन दोनों यहाँ पर ऐसे देश हैं जो कि आज के टाइम पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर सर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता ही है टोटल 15 मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं इसमें इंडिया और गैबोन दोनों आज के टाइम पर सर्व करते हुए नजर आएंगे। अब दोनों देशों के बीच में बिजनेस और ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो बायलैटरल ट्रेड यानी कि जो व्यापार है साल 2021-22 में इन दोनों देशों के बीच का वो था लगभग 1.12 बिलियन US डॉलर्स का। और इंडिया जो है वो गैबोन के लिए, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया जो है वो गैबोन के लिए सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर एक्सपोर्ट, यानी गैबोन को बहुत फ़ायदा मिलता है इंडिया से। इंडिया को बहुत सारी चीज़ें गैबोन जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है। अब बिजनेस सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो 50 से ज़्यादा जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो आज के टाइम पर गैबोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एंगेज हैं, वहाँ पे काम भी कर रही हैं। प्लस दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है इंटरनेशनल फोरम, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे गैबोन इंडिया का साथ देता है, दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया और गैबोन दोनों ही आज के टाइम पर नॉन अलाइन मूवमेंट के मेम्बर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पे एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह आपको ये दोनों वर्क करते हुए नज़र आएंगे। प्लस यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स पर जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उन सभी के अंदर अगर ये दोनों हिस्सा हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर हाल में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि भारत और फ्रांस की वजह से यहाँ पर आ पाया है। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली लेकर आया गया इंडिया के थ्रू। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। तो जो गैबोन है वो पहला देश बनता है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाले अग्रीमेंट को साइन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इंडिया जो है आज के टाइम पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्या कर रहा है, कंट्रीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आज के टाइम पर जो बिजली उत्पादन हो रहा है वो कोयले को जलाकर हो रहा है, तो उसको अवॉइड करके क्यों ना हम सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो इंडिया आज के टाइम पर पूरी तरह से गैबोन को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है ताकि जो गैबोन है वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को पूरा कर सके। क्योंकि गैबोन ने एक प्लानिंग करी है कि मैं 2030 तक 100% क्लीन एनर्जी अचीव करूं। क्लीन एनर्जी मतलब वही यानी कि पोल्यूशन फ्री एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अचीव करूं, तो इसमें भारत यहाँ पे गैबोन की मदद कर रहा है। फिर एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो बहुत सारे जो गैबोनीज नेशनल्स हैं वो अलग अलग स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी यहाँ पर परस्यू कर रहे हैं जो कि भारत के थ्रू ऑफर करे गए थे। देन उसके बाद में एनर्जी कोऑपरेशन में बात करें तो इंडिया बहुत कुछ गैबोन से परचेज़ करता है। अगर मैं आपको बताऊं साल 2021-22 में इंडिया ने गैबोन से कच्चा तेल भी परचेज़ किया है लगभग 670 मिलियन US डॉलर्स का। तो गैबोन इस पर्सपेक्टिव से भी भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डायस्पोरा की बात करें तो भारत की बहुत सारी कम्युनिटी
मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गैबोन के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग काम में एंगेज हैं, जैसे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, टिम्बर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेटल स्क्रैपिंग का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इंगेज देखने को मिलेंगे गैबोन के अंदर, अलग अलग काम से रिलेशन उनको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इंडियन डायस्पोरा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है गैबोन के अंदर। गैबोन के अंदर जो उनका इकोनॉमी डेवलप हो रही है उसके अंदर भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपको इंडियन पीपल्स का देखने को मिलेगा। जो इंडियन कम्युनिटी है गैबोन के अंदर, वो अपने इंडियन कल्चर को हमेशा से जीवित रख रही है और बहुत सारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो उनके थ्रू सेलिब्रेट किया जा रहा है गैबोन के अंदर में। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हुआ। आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पर आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये बेसिकली बर्ड के बारे में बात कर रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। अब हुआ क्या है इसको समझते हैं। तो जो ये बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनके अंदर एक न्यू बिहेवियर पाया गया है। देखो बोला गया कि जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, रिसेंटली यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बारिश वगैरह होती है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, और इस बारिश की वजह से जो ये बर्ड स्पीशी है, इन्होंने यहाँ पर एक नया बिहेवियर इनके अंदर पाया गया। वो यह है कि इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से अंडे दिए हैं। ये क्लच ऑफ 2 एग्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये कब देखने को मिले, जब उस बर्ड को एक प्रोटीन वाली डाइट मिली है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। देखो मॉनसून सीज़न चला, बारिश वगैरह हुई, बारिश वगैरह में यहाँ पर अच्छी खासी डाइट मिली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाली बर्ड्स को, और उन बर्ड्स को जैसे ही डाइट मिलती है तो उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से वो एग्स को ले ऑफ करती हैं। तो ये इस प्रकार से जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत पहले देखने को मिला था, बट अब यहाँ पर एक और नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत लंबे समय बाद ये जो बिहेवियर है वो देखने को मिला है। तो ये जो अंडे देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली रिजल्ट है, क्योंकि बारिश के बाद एक अच्छा खासा खाना मिला है इन बर्ड्स को, उसके बाद में यहाँ पर एक ये रिजल्ट निकल कर आया है कि इन्होंने ये अंडे दिए। तो एक न्यू बिहेवियर देखने को मिला, इस वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, आओ एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा, देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो संख्या है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं आपको एक डेटा दूंगा, तो ये चीज़ें मॉनिटर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। देखो आज के टाइम पर गुजरात में केवल और केवल 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन 2018 की जो काउंटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के अंदर 150 से भी कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, जिसमें से 122 आपको राजस्थान में देखने को मिल जाती हैं। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको मॉनिटर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, प्लस ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर एंटर करी हुई स्पीशी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब यह है कि इसकी संख्या बहुत ही कम है, और अगर ये 150-200 जो भी संख्या बची है ये भी ख़त्म हो जाती है तो ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि विलुप्त हो जाएगी, फिर इसका कुछ पता नहीं चलेगा। तो आज के टाइम पर ये जो स्पीशी है बहुत इंपॉर्टेंट है, घासों पर रहना काफ़ी पसंद है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, राजस्थान के बाद इसकी पॉपुलेशन गुजरात में देखने को मिल जाती है, प्लस कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। थ्रेड्स की बात करें, क्या खतरा इसको देखने को मिल रहा है, ये जो बर्ड्स हैं ना, ये लगातार प्रॉब्लम फेस कर रही है इलेक्ट्रोक्यूशन की, बिजली के तार से टकराने की वजह से डेथ हो जाना, प्लस इनकी हंटिंग की जा रही है, हंटिंग अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लस जिस एरिया में ये बर्ड्स पाई जाती हैं उस एरिया को डैमेज किया जा रहा है, वो एरिया लॉस हो रहा है, एनवायरमेंट लॉस हो रहा है, फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर इनको एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलता है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है प्रोटेक्शन स्टेटस। मैंने हमेशा ही बोला है कोई भी जानवर पढ़ो तो उसका प्रोटेक्शन स्टेटस ज़रूर से पढ़ लेना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, IUCN के अंदर, यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर है, इसके रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखने का मतलब यह है कि इसकी संख्या बहुत खतरे में, आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देन साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, मतलब कि जो इंटरनेशनल व्यापार है उसके ऊपर रोक लगाया जाएगा। प्लस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको शेड्यूल 1 में रखा है, मतलब एक रिगोरस प्रोटेक्शन यहाँ पर इसको दिया जाएगा कि भैया अगर कोई इसकी हंटिंग करता भी है तो उसके ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज की जाएगी, यानी पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम को चलाया गया। यहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाया गया था अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स।
फिर उसके बाद में नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम को प्लान को चलाया गया। देन उसके बाद में कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी हो गया। ये अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए गए। एट द लास्ट आपको जैसे देखने को मिलेगा एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, वैसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए राजस्थान के थ्रू लॉन्च किया जाता है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जहाँ पे इनका फोकस ये है कि हम लोग इनको प्रोटेक्शन दें, साथ ही साथ में इन बर्ड्स की ब्रीडिंग करवाएं ताकि इनकी जो संख्या है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आए। क्लियर हो गया। तो एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में ज़रूर से आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो ये था करंट इशू प्लस बैकग्राउंड स्टैटिक डेटा। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं पेज नंबर 17 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो काफ़ी स्लो देखने को मिलेंगे, बट जो लैंडिंग है वो काफ़ी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। चाइना का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये आपको चाइना का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखने को ये मिलेगा कि चाइना पूरी तरह से कोशिश कर रहा है दुनिया भर की कंट्रीज़ को मैं कनेक्ट कर पाऊँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट। ये है कि लैंड के माध्यम से, ज़मीन के माध्यम से कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के बारे में बात करता है। फिर ब्लू वाला आपको देखने को मिल जाता है, यह मैरीटाइम सिल्क रोड है, समुद्र के माध्यम से कनेक्ट करने की बात करता है। फिर ये जो रेड कलर का पोर्शन है, यह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना को डायरेक्टली पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है। तो दुनिया भर की कंट्रीज़ को ये कनेक्ट कर रहा है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। कैसे कनेक्ट कर रहा है, इसके पीछे का यहाँ पर आपको रीज़न ये देखने को मिलेगा। इन कंट्रीज़ को काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड करवा रहा है, इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस ही बात है बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पर कम होता चले जा रहा है, लेकिन चाइना दूसरे कंट्रीज़ को उधार ही देने में नहीं चूक रहा है, उधार तो खूब दे रहा है। ये एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे डेटा क्या प्रोवाइड करवाया गया है। साल 2022 के स्टार्टिंग के 6 महीने अगर हम लोग देखें तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर, वो लगातार कम होता हुआ नज़र आया है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो भले ही वो कम हुआ हो, लेकिन चाइना ने अपना जो डेट है, आपको पता होगा उधारी देने में तो माहिर है, उधारी देने में नहीं चूका है। उधारी खूब दी जा रही है चाइना की साइड से, श्रीलंका को और इन कंट्रीज़ को दिया और इनको इसी पूरे के पूरे उधारी वाले मामले में फंसा लिया। तो वो चीज़ें यहाँ पर लगातार चल रही हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। प्लस आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। प्लस लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख पाओगे जो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि श्रीलंका हुआ, ठीक है ना, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हुई, वो साथ में चाइना के बहुत ज़्यादा अपना इंगेजमेंट दिखाती हैं, चाइना को एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपना पार्टनरशिप बढ़ा रही है चाइना के साथ में। क्यों? क्योंकि चाइना उनको काफ़ी सारा पैसा दे रहा है, लोन प्रोवाइड करवा रहा है। और जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हुआ है, देख पाओगे पिछले 5 सालों के अंदर चाइना ने लगभग 26 बिलियन US डॉलर्स का जो लोन है ना, वो पाकिस्तान को डायरेक्टली प्रोवाइड करवाया। यानी कि पाकिस्तान मतलब ये लोन कभी चुका ही नहीं सकता, और नहीं चुकाएगा तो क्या करेगा, चाइना की बात मानता रहेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही कंडीशन देखने को मिल रही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है वो स्लो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो उधारी दी जा रही है चाइना के थ्रू वो थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही है। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो नज़र आता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोला गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया एंड डिस्कस मेजर चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो रोल है भारत के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करने का, वो कितना बड़ा देखने को मिलेगा, कैसे हम लोग ऑयल को रिप्लेस कर सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से। प्लस ये जब हम लोग स्ट्रेटजी को लेकर आएंगे, मतलब अभी लागू की जा रही है धीरे धीरे, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 250 शब्दों में अपना आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग फुल फॉर्म लिखना, आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। क्योंकि डेली बेसिस पर काफ़ी सारे लोग आंसर्स को सबमिट कर रहे हैं, 25,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो मेक श्योर करना आप आंसर्स को सबमिट करने के साथ साथ एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करो, क्योंकि रिव्यू करने से फ़ायदा आपको भी होगा और सामने वाले को भी। आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, कलेक्ट हो पाएंगे आपके पास में काफ़ी सारे पॉइंट्स, साथ ही साथ में सामने वाले की मिस्टेक्स आप लोग यहाँ पर बता पाओगे। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो 2 एडिटोरियल है। ये बेसिकली यहाँ पर एक एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, अरुण मायरा साहब के थ्रू लिखा गया है।
ये मेंशन करते हैं लेबर रिफॉर्म्स के हार्ड ट्रूथ के बारे में। जो लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं वो किस प्रकार से हुए। भले ही यहाँ पे आप लोग सोचो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, रोज़गार बढ़ा है ना, लेकिन कौन सी क्वालिटी का रोज़गार बढ़ा है ये भी हम लोग को देखना होगा। ये यहाँ पर मेंशन करते हैं, एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये क्या है पूरा का पूरा मुद्दा। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग चाहो तो ऑथर के बारे में पढ़ सकते हो। ऑथर कौन है, नीचे यहाँ पर मेंशन है। एक फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं प्लानिंग ऑफ कमीशन के, प्लस काफ़ी सारी चीज़ों के ऑथर भी हैं। अब ये क्या बोलते हैं, देखो इन्होंने ये बोला कि इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में, आज से 75 साल पहले, क्योंकि अभी हमने देखा 75 साल पूरे हो चुके हैं। अब इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने यहाँ पे हमारे देश के तिरंगे को लहराया और अनाउंसमेंट कर दिया था पार्लियामेंट से कि यहाँ पर इंडिया जो है हैड मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी। मतलब कि ये देखो इंडिया ने बहुत कोशिश करी, मतलब जब देश आज़ाद होता है पहली बार जब झंडे को लहराते हैं तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो इंडिया हैड मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि भाग्य के साथ इंडिया ने बहुत सारा प्रयास भी किया है, उसके बाद जाके देश आज़ाद हुआ है। इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाया है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न आपको महात्मा गांधी जी भी देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी जी का एक पीसफुल स्ट्रगल था, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद में बोलते हैं देखो जो गांधी जी का विज़न है वो यह है कि कंट्री को डिवाइड ना किया जाए अलग अलग रिलीजियस या कम्युनल वॉल्स के अंदर। इनका एक विज़न ये रहा है जहाँ पे सारे के सारे इंडियंस, चाहे वो अमीर हों चाहे वो गरीब हों, लेकिन सब लोग सर उठाकर ज़रूर से चल सकें। ये यहाँ पर एक ज़रूर सा विज़न रहा है, ऐसा भी यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है। अब यहाँ पर ये तो आपने देखा कि हाँ देश की आज़ादी कैसे हुई, आज़ादी के बाद कौन कौन से लीडर्स के बारे में चर्चा की गई। अब ऑथर बोलते हैं कंट्री के फॉल्टीनेस के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम ही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप हम सब लोगों के पास में पूरी चॉइस है कि हम लोग अपने पसंद की वोटिंग करके, यानी कि अपने पसंद की सरकार को सत्ता में बैठा सकते हैं। ये आपके हाथ में पावर्स हैं, उसी को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। आपके पास में सारी पावर्स देखने को मिलेंगी। लेकिन ऑथर मेंशन करते हैं कि सैडली दुखद बात यह है कि 75 साल बाद जब हम लोग देखते हैं ना, तो आज के टाइम पर डेमोक्रेसी में बहुत सारे दाग लग चुके हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, इसको बार बार कर्ब कर दिया जाता है ना, इसके ऊपर रोक लगाई जाती है, लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सोशल इक्वालिटी को लेकर एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कास्ट के बीच में, जो यहाँ पर कास्ट है, जाति के आधार पर बहुत सारा भेदभाव आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये यहाँ पर कंट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। प्लस जो लोअर कास्ट वाले हैं वो और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, मतलब जो पुअर कंडीशन है उनकी देखने को मिल रही है, गरीबी से काफ़ी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। और ये जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो पीड़ित वही हैं इस प्लानेट के ऊपर। ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। फिर ऑथर बोलते हैं कि हम लोगों ने ये देखा, एक तरफ तो ये पीड़ित लोग देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ कोविड के समय पर इन लोगों की हालत, कोविड-19 के समय पर क्या हुआ, अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यह है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है ना, उन्होंने अपनी इनकम को खोया कोविड-19 के टाइम पर, क्योंकि सब लॉकडाउन लग चुका था, दुनिया भर में कोई ट्रेड नहीं चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े इंडियन बिलियनियर्स बनकर निकल कर आए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिलियनियर्स निकल कर आए हैं, और नंबर ऑफ़ बिलियनियर्स कोविड-19 में ही बढ़े हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अमीर और अमीर हुआ, गरीब और गरीब हुआ, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कोविड-19 के टाइम का, ऑथर मेंशन करते हैं। फिर इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है ये तो है ही, साथ ही साथ में कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती हैं एम्प्लॉयमेंट की। सबसे बड़ी बात, दिक्कत क्या है कि भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट यानी जो रोज़गार है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर एम्प्लॉयमेंट है भी तो वो कौन सी क्वालिटी का है, ज़्यादातर आप लोग देख पाओगे पुअर क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। लोगों के पास में पुअर वर्किंग कंडीशन है, जहाँ पे काम कर रहे हैं इतनी फैसिलिटी है नहीं, इनकम बहुत कम है, वेमेन और मैन की इनकम में बहुत बड़ा भेदभाव है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, उनको यहाँ पे कोई मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो इस प्रकार की क्वालिटी का जो काम है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द हाईएस्ट क्वालिटी, ये ऑथर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद में ऑथर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि देखो जो एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट क्या करता है
यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार होगा ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना, जो बाहर के निवेशक होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा कि भाई यहाँ पर रोज़गार ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट किया जाए और चीज़ों को बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि एम्प्लॉयमेंट कौन सी क्वालिटी का है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही सरकार ने क्या किया, सरकार यहाँ पर लेबर्स को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करती है और लेबर्स के लिए लॉज लेकर आती है सरकार, ताकि हम लोग लेबर को एक प्रोटेक्शन दे, लेबर के लिए लॉज लेकर आएँ और बाहर का जो इन्वेस्टर है वो इस चीज़ को देखे कि यहाँ कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है, बिज़नेस करने की अच्छी टाइम है यहाँ पर, मतलब बिज़नेस ग्रो कर जाएगा क्योंकि लेबर साथ देगी, प्रोटेक्शन अच्छा मिल रहा है, तो इन्वेस्टर भी इंकरेज होकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काम किया गया, सरकार ने इस प्रकार के स्टेप उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो लॉज के अंदर रीसेंट टाइम में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स होते रहे हैं, बदलाव होते रहे हैं और उन बदलाव की वजह से एक इम्पैक्ट, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आया है। सरकार ने यहाँ पर एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर दिया है पूरी तरह से। अब आप देखोगे कि लेबर जो है ना एक कंकरेंट सब्जेक्ट है। कंकरेंट सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें लेबर का सब्जेक्ट जो है, मतलब लेबर एक कंकरेंट सब्जेक्ट का मतलब यह है कि इसमें इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिलकर यहाँ पर इसको लेकर लॉस को बना सकते हैं, कानून को बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एक कंकरेंट सब्जेक्ट हो गया ये। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनका दबाव बन जाता है, क्योंकि इंडिया फेडरलिज्म तो है लेकिन क्वासी फेडरलिज्म की साइड में आपको पता होगा कि इंडिया क्वासी फेडरलिज्म को फॉलो करता है। मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग के पास में जो पावर्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास में देखने को मिलती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, केंद्र सरकार के पास में थोड़ी सी ज़्यादा पावर देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर लेबर रिफॉर्म्स करे जाते हैं, यानी कि लेबर के अंदर कुछ, लेबर को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनके अंदर चेंजेस करे जाते हैं। अब चेंजेस करने के बाद में जब लेबर इन रूल्स को जब लागू किया गया ना, उसके बाद एक सर्वे किया गया कि इन रूल्स का कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पता लगाया गया कि फ़ायदा तो ज़्यादा हुआ नहीं है, लेबर लॉस की वजह से थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लोगों को जॉब्स मिली हैं, लेकिन क्वालिटी वाली जॉब्स नहीं मिली हैं। अभी भी लोगों को ना जो वेज है वो बहुत कम मिल रही है, सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स हैं, ये प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिल ही रही हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है ना, इस रिपोर्ट ने सर्वे किया है 2004 से लेकर 2019 तक कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट रहा है। तो यहाँ पर 6 राज्यों के ऊपर प्रॉपर फोकस किया गया कि 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कंकरेंट सब्जेक्ट है तो इसमें राज्य और जो केंद्र है दोनों यहाँ पे कानून बना सकते हैं। तो लेबर को लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स निकल कर आए जिन्होंने यहाँ पर आप कह सकते, जिनके ऊपर प्रॉपरली फोकस किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। और रिपोर्ट ने ये बताया कि जो लेबर लॉज है ना, ये डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए इम्प्लीमेंट करे गए ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके और इन्वेस्टर्स को हम लोग लेकर आ सकें, ये यहाँ पर इन्होंने बोला। क्योंकि यहाँ पर देखो क्लियरली एक चीज़ नज़र ये आई है, जब ये रिपोर्ट पढ़ी है तो नज़र ये आई है, कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि भले ही लेबर लॉज आपने इम्प्लीमेंट करे हों, लेबर को प्रोटेक्शन दे रहे हों, भले ही इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हो, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स की वजह से मानना ये पड़ेगा कि क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डाउन हुई है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार हुई है एम्प्लॉयमेंट की, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। रिपोर्ट ने ये बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो फॉर्मल एंटरप्राइज में जो भी था वो भी इनफॉर्मल होता हुआ चला गया। मतलब जो रोज़गार है वो इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब यह है कि उनके पास में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कब तक काम करेंगे कब तक नहीं करेंगे, मतलब जॉब कभी भी जा सकती है, कुछ नहीं पता, कोई सिक्योरिटी यहाँ पर उनकी जॉब को लेकर नहीं है। तो इनफॉर्मल वाले जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा दर देखने को मिलेगा, ऐसा बोलती है रिपोर्ट। रिपोर्ट ने ये बोला कि देखो जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है ये काफ़ी कम है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब, सिक्योरिटी वाली जॉब बहुत कम आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि जो जॉब की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होती हुई नज़र आई। प्लस यहाँ पर ये रिपोर्ट ने ये सारी बातें बताई, प्लस ये रिपोर्ट फिर एट द लास्ट मेंशन करती है, देखो जो हमारा प्राइमरी पर्पस होता है लेबर लॉस का वो ये होता है कि हम अपने लेबर्स को प्रोटेक्शन दे सकें, लेकिन यहाँ पर इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है इन्वेस्टर को लेकर आया जाए। इस वजह से थोड़ा बहुत इन्होंने दिखावा किया कि हाँ लेबर को प्रोटेक्शन दी जा रही है और ताकि इन्वेस्टर आ जाए और इन्वेस्टर का पैसा आएगा तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ की ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पे लेबर लॉस का मकसद ये होता है कि हम वाकई में लेबर को प्रोटेक्शन दें, ना कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दें, ना कि इन्वेस्टर को प्रमोट करें।
तो गैप जो है ना ये बहुत बड़ा है। तो इसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर एक सुधार करना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पर आपको फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, सर्विस एम्प्लॉयर्स देखने को मिलेंगे। उनको यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। इन सब के अंदर एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। रिफॉर्म्स जो हैं होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उनका मतलब होता है कि आप लोगों की लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सको, लोगों की अर्निंग बढ़ा सको, उनको एक अच्छा जीने का ज़रिया दे सको। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन और ख़राब हुई है। फॉर्मल वर्क की जगह इनफॉर्मल बढ़ता चला गया, क्वालिटी डाउन होती चली गई। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसको लेकर एक स्टेप उठाने की आवश्यकता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कि एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन किया गया। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। हार्ड ट्रूथ अबाउट इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म्स, यानी कि भारत के अंदर लेबर को लेकर जो भी चेंजेस होते रहें वो किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बताया। तो लेबर पॉलिसी की आवश्यकता है जो कि एक बेटर क्वालिटी लाइवलीहुड दे सके, लोगों को जीने का ज़रिया दे सके, एक अच्छी कमाई कर सकें लोग, ना कि यहाँ पे इन्वेस्टर को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है टू गुड टू बी ट्रू। लास्ट एडिटोरियल है ये हमारा। ये आर्टिकल में क्या बोला गया, देखो अभी कल मैंने आपको रोहिंग्या वाले इशू के बारे में समझाया, वही रोहिंग्या वाले इशू के बारे में चर्चा की जा रही है। अब रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो आपको एक माइनॉरिटी कम्युनिटी देखने को मिलती है। अब वो जो माइनॉरिटीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वो बेसिकली म्यांमार में रहा करते थे, म्यांमार के रेखाइन स्टेट में। जैसे इंडिया का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे समुद्र के पास में स्टेट्स हैं, वैसे ही म्यांमार के पास यहाँ पे समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ये रेखाइन स्टेट आता है। यहाँ पर रोहिंग्या कम्युनिटी रहा करती थी। म्यांमार की मिलिट्री ने इस कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा मारा और इन कम्युनिटी को यहाँ से भगा दिया। अब इन कम्युनिटी के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, म्यांमार मिलिट्री यहाँ पे पसंद नहीं कर रही थी, मार रही थी खूब। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, ये जो कम्युनिटी यहाँ से खासकर रोहिंग्या वाले लोग हैं ये निकलते हैं म्यांमार छोड़ के। म्यांमार छोड़ के कुछ लोग बांग्लादेश पहुँचते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पर इंडिया आ जाते हैं। और बांग्लादेश पहुँचेंगे एज अ रेफ्यूजी, भारत पहुँचेंगे एज अ रेफ्यूजी, मतलब शरणार्थी के तौर पर शरण लेने के लिए बांग्लादेश में आए और साथ ही साथ में इंडिया में आए। ठीक है ना। अब कुछ सालों से यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो एक कैंप को एस्टेब्लिश करके वहाँ पे रह रहे हैं ये जो भी रोहिंग्या कम्युनिटी है। होता क्या है, कल एक बवाल हो जाता है। कल नहीं, परसों की बात है, कल ये आर्टिकल आया था, इससे पहले घटना परसों की थी। होता यह है कि जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हैं हरदीप पुरी साहब, तो यहाँ पर ये बोलते हैं, इनका एक ट्वीट आता है कि जो यहाँ पे 1100 रोहिंग्या कम्युनिटी हैं, जो 1100 रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैं जो कि बाहर से आए हैं, दिल्ली के अंदर कैंप्स में रह रहे हैं, उनको EWS फ्लैट दिया जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले के लिए जो फ्लैट्स हैं वो फ्लैट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ में, ऐसा यहाँ पर बोला गया उस ट्वीट के अंदर। लेकिन होता क्या है, उस ट्वीट के कुछ घंटे बाद हमारी होम मिनिस्ट्री का ट्वीट आता है और होम मिनिस्ट्री बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग जो ये इलीगल रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैं इनको कोई भी फ्लैट नहीं देने वाले। ऐसा यहाँ पर होम मिनिस्ट्री का कहना था कि वो इलीगल फॉरेनर्स हैं। तो एक टसल सा हो गया यहाँ पर दोनों मिनिस्ट्रीज़ के बीच में। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है ना, ये थोड़ा सा पजलिंग सा हो गया। कि पजलिंग सा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भैया आप इनको फ्लैट दोगे या नहीं दोगे कुछ नहीं पता, क्योंकि एक मिनिस्ट्री कह रही है देंगे, एक मिनिस्ट्री कह रही है नहीं देंगे, है ना। तो ये टसल सा यहाँ पर क्रिएट हुआ। लेकिन ऑथर यहाँ पर इस आर्टिकल का ऑथर मेंशन करते हैं कि इंडिया को अपने प्लान पर स्टिक होना चाहिए और सबसे पहली बात जो रोहिंग्या है ना, इनको एक बेटर लाइफ देनी चाहिए। बेटर लाइफ का मतलब सही जीवन दे जब तक ये अपने घर वापस ना लौट जाएं। यानी रेखाइन स्टेट से आए हैं, म्यांमार का जो रेखाइन वाला एरिया है वहाँ पर जब तक सुरक्षित नहीं चले जाते तब तक प्रोटेक्शन दो आप, क्योंकि आपके यहाँ पर शरण लेने के लिए आए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, इसको यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। बाकी जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ इनको फ्लैट दिया जाएगा, काफ़ी सारे लोगों ने अपोजिशन दिखाया, विश्व हिंदू परिषद और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना अपोजिशन भी दिखाया। अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है ना। देखो बोला ये भी जाता है ना कि यहाँ पे हम लोग एक तरीके से इनको एज अ रेफ्यूजी क्यों रखें, यानी कि शरण में क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पे भारत ना जो कन्वेंशन है रेफ्यूजी को लेकर उसका हिस्सा ही नहीं है। मतलब यह है कि रेफ्यूजी को एक प्रोटेक्शन देने के लिए कन्वेंशन है 1951 का, यूएन कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजीज़ करके आपको एक पूरा एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। भारत इसका हिस्सा ही नहीं है। अब भारत इसका हिस्सा नहीं है तो क्यों हम लोग यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन दें, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली है। लेकिन आर्टिकल में बोला गया कि बिल्कुल एक यहाँ पर एक सपोर्ट करना चाहिए। बांग्लादेश ने भी सपोर्ट किया। बांग्लादेश में यहाँ पर एक कम्युनिटी आई है, इनको यहाँ पे भशरचार आइलैंड पर भेजा। ठीक है ना। तो बांग्लादेश ने जैसे किया है, बहुत सारे लोग आज के टाइम पर बांग्लादेश में भी रह रहे हैं, तो वैसे इंडिया के अंदर भी रह रहे हैं।
तो इंडिया को भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, जब तक वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुँच जाते तब तक यहाँ पर इनको एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए, तब तक उनकी ज़िंदगी का ध्यान रखो, ऐसा यहाँ पर बोला गया। आई होप आपको यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ था नहीं यार इसमें समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कल ही पढ़ चुके हैं, तो छोटा सा ट्यूटोरियल था। तो यह था आज का हमारा पूरा का पूरा ट्यूटोरियल डिस्कशन। तो 2 ही आर्टिकल अच्छे थे, क्योंकि फ्राइडे में आर्टिकल ऑलरेडी कम आते हैं, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे ना एक इशू फ्रीबीज़ को लेकर है। अब यार इतनी बार पढ़ चुके हैं, कम से कम 100 बार पढ़ चुके होंगे फ्रीबीज़ के बारे में, इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आप लोगों को पता ही है फ्रीबीज़ का टॉपिक है, तो यार टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आजकल ना थोड़ा मैं रेलिवेंट चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ये आपको भी पता है। तो इसकी वजह से थोड़ा वीडियो यहाँ पर बहुत लोगों के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है। कल भी मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स हमने देखे थे, और इसकी वजह से कल वीडियो थोड़ा सा सही अच्छी तरीके से यहाँ पर उसके ऊपर रिएक्शन बहुत अच्छा आया था। मतलब पिछले 4-5 दिनों से रिएक्शन बहुत अच्छा रहा है। क्यों? लोगों का कहना है कि क्वालिटी आपने इन्हेंस कर दी है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो है टाइम वेस्ट वो कम होने लगा है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ऑब्वियस ही बात है, सभी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने की आवश्यकता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, द हिंदू के अलावा मैंने आपको वेरियस न्यूज़पेपर्स आज के कवर करवा दिए हैं। बीच में जो छोटे छोटे आर्टिकल्स थे ना, वो मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर से भी लिए, लाइव मिनट, हिंदुस्तान टाइम्स से, जो कि बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एक चीज़ एक सोर्स तक सीमित, करंट अफेयर ना यार एक सोर्स तक सीमित नहीं है, सबसे बड़ी बात कहने वाली बात है कि यहाँ एक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें मैं आपको दोनों वीडियो में प्रोवाइड करवा देता हूँ। और आने वाले टाइम पर कुछ सोचा है आपके लिए, उसके बारे में मैं अनाउंसमेंट करूँगा, आपके साथ में सामने आऊँगा वीडियो में, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके साथ में लाइव डिस्कशन किया जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक चीज़ सोची है मैंने, ताकि आपके लिए कोई भी करंट अफेयर का कोई भी इशू ना आए, चाहे कैसा भी करंट अफेयर आता रहे एग्जाम के अंदर। फिलहाल अभी हम लोग कवर करते हैं आज की वोकैबुलरीज़ को। वोकैब्स को देखें तो आज का सबसे पहला वोकैब है अनएबेटेड। अनएबेटेड का मतलब है बिना कमी के या फिर अटूट। दूसरा है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब यहाँ पर अनिवार्य है, यानी कि एक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है फिनेगल। फिनेगल मतलब काम निकालना। फिर इनऑक्यूलेटेड। इनऑक्यूलेटेड मतलब होता है वैक्सीन या फिर टीका। फिर आता है लॉडेबल। लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, ठीक है ना। तो ये कुछ आज के वोकैब्स हैं जो कि आप लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। बाकी अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन का आंसर क्या है? वैसे सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि GL-10 रिसेंटली न्यूज़ में है, ये क्या है? तो ये है एक इलेक्ट्रिक प्लेन जो कि नासा ने टेस्ट किया था। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।